नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल इट्स मिराकी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेचुरल लॉ स्कूल है, तो उसका पार्ट 1 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेचुरल लॉ स्कूल, तो लॉ का जो मेन पर्पस होता है वो सोसाइटी को गाइड करना और सोसाइटी को कंट्रोल करना होता है। तो अलग अलग फिलॉसफीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि लॉ का सोर्स क्या है। मतलब अगर आज हमारे पास लॉ है तो वो लॉ किस सोर्स से बना है, किस सोर्स से डिराइव होता है। तो अलग अलग फिलॉसफीज़ है, जैसे कि नेचुरल लॉ जो कहता है कि जो हमारा लॉ है वो नेचर का दिया हुआ है और लॉ जो है वो नेचर से डिराइव हुआ है। दूसरी फिलॉसफी है जो एनालिटिकल स्कूल की है, वो कहता है कि नहीं, लॉ कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, उसे इंसानों ने बहुत ही सोच समझ के रीजनेबलनेस के साथ में लॉ बनाया है। तीसरा जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है वो कहता है कि जो लॉ है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, यानी वो इस चीज़ की बात नहीं करता है कि लॉ आया कहाँ से है, बल्कि वो इस चीज़ की बात करता है कि लॉ होना कैसा चाहिए, लॉ का कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो और इसी तरीके से और भी बहुत सारे फिलॉसफीज़ हैं जो बताती हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए या फिर जो लॉ है उसका सोर्स क्या है। तो आज की वीडियो में हम नेचुरल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल लॉ होता क्या है, तो इसका मीनिंग और इसके डेफिनेशन को अगर हम देखें तो नेचुरल लॉ का मीनिंग और डेफिनेशन कहता है कि नेचुरल लॉ थ्योरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरीज अमंग ऑल द थ्योरीज इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेचुरल लॉ मीन्स the rules and principles which are supposed to have some superior source other than any political and worldly authority। नेचुरल लॉ जो सबसे पुरानी कुछ थेरीज हैं जो हमें बताती हैं कि लॉ कहाँ से डिराइव हुआ है, लॉ का सोर्स क्या है, उनमें से एक थेरी है, उनमें से एक फिलॉसफी है। अब नेचुरल लॉ के अंदर में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर में क्या मान के चलते हैं कि नेचुरल लॉ का मतलब क्या हो सकता है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर नेचुरल लॉ का मतलब होता है वो रूल्स या प्रिंसिपल्स जिनका सोर्स कोई सुपीरियर अथॉरिटी है, यानी कि वैसी अथॉरिटी जो कि हमसे सुपीरियर है, किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी से सुपीरियर है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी तरीके की अथॉरिटी हो सकती है उनसे सुपीरियर है, यानी कि जिसे हम परमात्मा बोलते हैं। तो एनी सुपीरियर सोर्स अदर देन एनी पॉलिटिकल एंड वर्ल्डली अथॉरिटी। और ये जो सुपीरियर सोर्स है वो या तो कस्टम हो सकते हैं, रीजन भी हो सकता है, या गॉड भी हो सकता है। इसीलिए नेचुरल लॉ को डिवाइन लॉ भी बोला जाता है, लॉ ऑफ नेचर भी बोला जाता है, या फिर लॉ ऑफ गॉड भी बोला जाता है। इसे ह्यूमन रीजनिंग को भी इसका एक सोर्स माना जाता है, यानी कि इंसान ने ऑब्जर्व करके अपनी रीजनिंग से उस सिचुएशन को कैसे गाइड करें, कैसे हैंडल करे एक इंसान, इस चीज़ के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं उसे भी कहा जाता है, वो भी नेचुरल लॉ का एक सोर्स माना जाता है। इसीलिए इसे लॉ ऑफ रीजन भी कहा जाता है। तो ये इसका मीनिंग और डेफिनेशन है। नेक्स्ट, कि नेचुरल लॉ स्कूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि नेचुरल लॉ स्कूल के फीचर क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला फीचर यहाँ पे लिखा है कि इट हैज़ बीन यूज्ड अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे समाज को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ते गई उस तरीके से जो लॉ है वो इवॉल्व होता रहा, यानी कि इसे किसी ने बनाया नहीं। समाज में लोगों के सामने किसी तरीके की एक सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए, इस चीज़ को देखते हुए जो लोगों ने डिसाइड किया कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए जो कि हर इंसान फॉलो करेगा। तो वो नेचुरल लॉ का एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ऑर्गेनिक इन नेचर है, समाज के अंदर ये इवॉल्व हुआ है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, कोई सिचुएशन आई जिसके कारण लॉ बनते चले गए। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी के अंदर में अगर हम बात करें तो बहुत साल पहले इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुआ करता था, तो सोसाइटी के अंदर वो रूल रेगुलेशन था कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय किसी भी तरीके की कोई ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या स्किल डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन नहीं थे जो कि किसी को सिखा सके कि किसी काम को कैसे किया जाता है। तो लोग सीखते कैसे थे? परिवार के जरिए। यानी कि अगर किसी परिवार के अंदर कोई सुनार है तो उसके जो भी बच्चे होंगे वो बचपन से उसी काम को देख रहे होंगे और उसी काम को सीख रहे होंगे, तो उसके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाएगी।
अब अगर तो वो सेम परिवार के अंदर जाते हैं, यानी एक सुनार की फैमिली के अंदर ही शादी करता है, तो क्या होगा कि जो भी एक्सचेंज होंगे उन परिवारों के अंदर में बच्चों के, तो वो पहले से ही उस काम को जानते होंगे, तो वो चीज़ ग्रो करेगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर दूसरे किसी कम्युनिटी के अंदर में या किसी दूसरे किसी तरीके के काम करने वाले के घर में अगर वो उसकी शादी कर देते हैं, तो क्या होगा कि उस वो स्किल वेस्ट हो जाएगी, वो स्किल आगे नहीं बढ़ेगी। अब किसी लुहार के घर में अगर किसी सुनार की बेटी चली जाती है, तो वहां पे क्या होगा कि एक स्किल खत्म हो गई जो उस सुनार के बेटी के पास थी, क्योंकि वहां तो लोहे का काम हो रहा होगा, तो उसे और इतनी आसानी से इतनी जल्दी वो काम को सीखना पॉसिबल नहीं है। जो काम एक तो वो काम जो उसने बचपन से सीखा है उसे छोड़कर कोई नया काम सीखना, तो इसलिए नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी ये चेंज हो गई। आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे स्किल डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन है, तो परिवार के ऊपर ही सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है, कोई भी कहीं से भी अपने मन का काम सीख सकता है, तो आज उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज के टाइम में जो जो इंटरकास्ट मैरिज है वो वैलिड है और लीगल है। सेकंड, इट इज़ अनरिटन एंड अनक्वालिफाइड। जो नेचुरल लॉज हैं ज़्यादातर वो लिखे नहीं होते थे, किसी जगह जगह के ऊपर कहीं पे लिखे नहीं होते थे, कोडिफाई नहीं होते थे, यानी कि उसे अच्छे तरीके से कहीं पे एक जगह पे, जैसे आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल बुक्स है जहाँ पे लॉज कोडिफाइड है, लेकिन उस समय पे कहीं भी कोडिफिकेशन नहीं होती थी शुरू शुरू में। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही वैसा था। जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनते थे वो किसी फिलोसोफर, किसी प्रॉफिट या किसी सेंट जो होते थे उनकी जो प्रीचिंग्स होती थी, जो वो लोगों को उपदेश देते थे, तो लोग उन उपदेशों के ऊपर चलते थे। जो भी लोगों को डिसीजन लेना होता था वो उन उपदेशों को वेरीफाई करते हुए लेते थे, कि अगर मान लो मुझे कोई काम करना है तो मैं जिन संत को मानता हूँ या उस समय पे जो बहुत ही जिनकी विचारधारा, जो इनकी फिलॉसफी जो है बहुत प्रिवलेंट है सोसाइटी के अंदर में, तो हम देखते थे कि उनकी फिलॉसफी इस चीज़ को गलत तो नहीं कह रही है, अगर गलत कह रही है तो ये काम गलत है, और अगर उनकी फिलॉसफी से सही कह रही है तो ये काम सही है। तो इस हिसाब से होता था। तो उन चीज़ों को, वो जो चीज़ें होती थी वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई होती थी, इसलिए उसे एक जगह पे लिख के उसे ऑब्जेक्टिव रूप देना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए अनरिटन और अनकोडिफाइड होते थे वो लॉज। तीसरा है, इट कांट बी चेंज और अल्टर्ड। तो अब जब लॉ लिखे ही नहीं हुए हैं कहीं पे, तो उसे बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और एक बात है कि उस समय पे शुरू शुरू में सोसाइटी के अंदर में कोई ऐसी एजेंसी भी नहीं थी जिसके ऊपर जिम्मेवारी हो कि वो लॉ को एनफोर्स करे। मान लीजिए एक सोसाइटी के अंदर में अगर कोई है जिसकी बात सारे मानते हैं, तभी तो वो लिखे हुए लॉ को चेंज कर देगा। अब आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कोई लॉ चेंज होता है तो उसे इन्फोर्स करने के लिए हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो बैठी हुई है, हमारी जो वो क्या करेगी, पूरे इंडिया के अंदर में लॉ को इन्फोर्स करेगी। जैसे 377 है, वो पहले लिखा हुआ था, अब उसे चेंज कर दिया गया, तो अब 377 हट गया है, अब इंडिया में लॉ उस हिसाब से फॉलो होगा। लेकिन उस समय पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, एक तो कोई बॉडी नहीं थी जो लॉ को इन्फोर्स करे, सेकेंडली लॉ लिखा ही नहीं हुआ था, तो वो सोसाइटी के अंदर में धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से ही चेंज होता था, अचानक से नहीं बदलते थे वो लॉ। अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक है डिस्कवरी ऑफ लॉ। तो जैसा कि है कि लॉ चेंज नहीं होता था, लॉ बनाया नहीं जाता था, लॉ डिस्कवर होता था। डिस्कवर कैसे होता था? उस समय पे लोगों की जिस भी तरीके की ज़रूरतें होती थी उन ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए लॉ डिस्कवर होता था। जैसे कि हमने इंटरकास्ट मैरिज की बात की, और इसमें क्या जरूरी होता था कि फाइंडिंग ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ दोज ऑन विच डेट हैज़ टू बी अप्लाइड। उन लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए लॉ को डिस्कवर किया जाता था, जिन लोगों के ऊपर लॉ अप्लाई होना था, यानी कि लॉ सोसाइटी के अंदर मौजूद होता था लेकिन उसे उस समय पर रिकॉग्नाइज किया जाता था। नेचर ऑफ ह्यूमन मस्ट बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग दिस। अब जिन लोगों के ऊपर अप्लाई करना है उन लोगों का नेचर कंसीडर किया जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मुस्लिम्स के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए अगर लॉ बनाना हो, या हिंदूज के लिए लॉ बनाना हो, या सिख्स के लिए लॉ बनाना हो, तो उस कम्युनिटी के वो कम्युनिटी की जो फिलॉसफी है, हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और उस कम्युनिटी का नेचर कैसा है उस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम
बीफ अगर बैन करने की बात करते हैं तो हम कंप्लीटली बीफ को बैन नहीं कर सकते मुसलमानों के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी फिलॉसफी उसे मना नहीं करती है, तो हम उसे डायरेक्टली बैन नहीं कर सकते थे उस समय के हिसाब से। तो आइडियोलॉजी और नेचर बहुत ही जरूरी था उस समय लॉ को डिस्कवर करते हुए। और ओबीडियंस ऑफ लॉ, जहाँ तक लॉ को मानने की बात है तो वो लोग लॉ को किसी के दबाव में, किसी के डर से नहीं मानते थे। नेचुरल लॉ फिलॉसफी ये कहती है कि लोग लॉ को मानते हैं जब उनका मॉरल कॉन्शियस, जब मॉरल कॉन्शियस यानी अंतरात्मा, जब उनका मॉरल कॉन्शियस इस चीज को गवर्न करता है, गवाही देता है कि हमें इस लॉ को फॉलो करना चाहिए, तभी वो उस लॉ को फॉलो करते थे। अदरवाइज वो लॉ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता था, लॉ खत्म हो जाता था, सक्सेस नहीं हो पाता था फॉर अ लॉन्ग रन। लॉ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ मे नॉट सक्सीड इन द लॉन्ग रन, सेम पॉइंट है। और अपोज्ड टू रिटन लॉज, जो नेचुरल लॉ होते थे वो जो नेचुरल लॉ फिलॉसफी जो होती थी वो रिटन लॉज को नहीं मानती थी। रिटन लॉज को क्यों नहीं मानती थी? क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर किसी इंसान ने कोई लॉ बनाया है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ छुपा हो सकता है, वो लॉ जो है वो आर्बिट्ररी हो सकता है। लेकिन अगर नेचर ने कोई लॉ दिया है, अगर कोई लॉ भगवान ने बनाया है, तो वो आर्बिट्ररी नहीं होगा, वो लॉ सही लॉ होगा, वो लॉ सबके कॉन्शियस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए आर्बिट्ररीनेस होने के कारण वो बिलीव करते थे कि रिटन लॉज जो है वो आर्बिट्ररी हो सकते हैं, इसलिए वो इसे अपोज करते थे। अगला पॉइंट है प्रायरी मेथड। अब प्रायरी मेथड, जो नेचुरल लॉ फिलॉसफी है वो प्रायरी मेथड के ऊपर फोकस करती है, लेकिन जो एनालिटिकल स्कूल है वो एम्पिरिकल मेथड के ऊपर फोकस करती है। अब प्रायरी मेथड और एम्पिरिकल मेथड में क्या फ़र्क है? तो जो प्रायरी मेथड का मतलब होता है कि लॉ बनाना है, मतलब अगर कोई चीज़ हुई है, कोई घटना घटी है सोसाइटी के अंदर में, तो वो घटना क्यों घटी है इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जब वो घटना घट चुकी है तो उस चीज को कैसे डील किया जाए, सोसाइटी या इंडिविजुअल उस चीज से कैसे डील करे, उस चीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए। लेकिन वो चीज क्यों हुई है इस चीज के ऊपर कोई उनका कंसर्न नहीं होता था। लेकिन एम्पिरिकल मेथड क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट की अगर ये घटना सोसाइटी के अंदर में हुई है तो इसके पीछे क्या कॉज है, रीजन क्या है इसके पीछे, वाई दिस थिंग हैज हैपेंड इन द सोसाइटी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द थिंग। इस चीज को देखते हुए रूल और रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोसाइटी के अंदर में कोई घटना हो रही है तो पहले पता करो कि वो घटना क्यों हुई है, दूसरा पता करो कि उस घटना का इफेक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर में, और उसके अकॉर्डिंग रूल बनाओ। जबकि प्रायरी मेथड क्या बोलता है कि कोई घटना घटी है तो उस चीज के लिए रूल बनाओ, क्यों घटी है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब 4 एराज हम नेचुरल लॉ स्कूल के मानते हैं। एरा मतलब कि किस तरीके से नेचुरल लॉ की फिलॉसफी डेवलप हुई, शुरू में कैसी थी, कौन सा टाइम से हम कहते हैं, फिर कौन से एरा में आई, फिर कौन से एरा में आई, और फिर कौन से एरा में, यानी उसका टाइम पीरियड। तो 4 एराज मानते हैं। पहला एंशियंट एरा, दूसरा मिडीवियल, तीसरा मॉडर्न क्लासिकल और चौथा मॉडर्न पीरियड। अब एंशियंट यानी कि पुराना। सबसे पहले जो नेचुरल लॉ की फिलॉसफी थी वो कैसी थी? अब सबसे पहले माना जाता है कि 4th सेंचुरी बीसी के अंदर में जो ग्रीक्स थे उन्होंने लॉ के बारे में बताना शुरू किया या लॉ बनाना शुरू किया। इट इज बिलीव दैट इनिशियली ग्रीक स्टार्टेड गिविंग लॉ अराउंड द 4th सेंचुरी बीसी। अब ग्रीस के अंदर में कुछ फिलोसोफर्स थे, जैसे कि हेराक्लिटस हो गया, सुकरात हो गया, एरिस्टोटल हो गया। तो ये कुछ फिलोसोफर्स थे जिनकी आइडियोलॉजी जो थी, जिनकी फिलॉसफी जो थी, उनके बेसिस के ऊपर में लॉ बनते थे। अब हिराक्लिटस की जो फिलॉसफी है, हिराक्लिटस को फादर ऑफ ग्रीक फिलॉसफी बोला जाता है। हिराक्लिटस की फिलॉसफी जो है उसने 3 कैरेक्टरिस्टिक दिए थे लॉ ऑफ नेचर के, कि जो नेचुरल लॉ है उसके 3 फिलॉसफी होनी चाहिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक डेस्टिनी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक रीजन। उसने कहा था कि जो नेचर है वो कोई बिखरा हुआ कोई चीज नहीं है, मतलब नेचर के अंदर में अगर कोई चीज है तो वो बिखरी हुई नहीं है, उन इवेंट्स के अंदर में किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई कनेक्शन है। ये देखिए, ही सेड दैट नेचर इज नॉट अ स्कैटर्ड हीप ऑफ थिंग्स बट
देयर इज अ डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द थिंग एंड डेफिनेट ऑर्डर एंड रिदम ऑफ इवेंट्स एंड डेस्टिनी। इस लाइन का मतलब है कि नेचर के अंदर में अगर कोई चीज हो रही है तो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है कि अगर ये चीज हुई है तो इसके बाद ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटाफेरिकली इसको देखें तो अगर हमने बीज बोया है तो बीज बोने के बाद में उसमें खाद डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद फसल ग्रो करेगी, उसके बाद ही हम फसल को कल्टीवेट करेंगे। यानी कि हम डायरेक्ट बीज डालने के बाद में फसल कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नेचर के अंदर जो भी इवेंट होता है उसका एक ऑर्डर है, उसकी एक डेस्टिनी है। अगर ये इवेंट अब होना शुरू हुआ है तो ये इस ऑर्डर के अंदर में आगे बढ़ेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, और इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, ये उसने कहा था। यानी कि एक ऑर्डर फॉलो करेगा जो सेकंड पॉइंट है, उसकी एक डेस्टिनी होगी जो फर्स्ट पॉइंट है, और इन सब के पीछे एक रीज़न होगा जिस कारण वो चीज़ सोसाइटी के अंदर में हो रही होगी। तो ये हेराक्लिटस का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आता है सोक्रेटस। सोक्रेटस सेड दैट नेचुरल फिजिकल लॉ, जैसे नेचुरल फिजिकल लॉ होता है जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं, जो कि सोसाइटी, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके लिए जैसे लॉ होता है एक, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, न्यूटन का लॉ हो गया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चीज़ें हैं इन सब के पीछे जैसे एक लॉ होता है, उसी तरीके से नेचुरल मॉरल लॉ भी होता है। ही टॉक्स अबाउट ह्यूमन इंसाइट। अब ह्यूमन इंसाइट का क्या मतलब है? अंतर आत्मा। सोक्रेटस कहता है कि ह्यूमन इंसाइट नाम की भी कोई चीज होती है। यानी कि ह्यूमन इंसाइट होता है एक इंसान की कैपेसिटी कि वो गलत और सही के अंदर में जज कर सके कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो सोक्रेटस कहता है कि हर इंसान के अंदर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जज कर सके कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ठीक है, तो इसलिए, और ये नेचुरल चीज होती है इंसान के अंदर में। उसने, सोक्रेटस की ये फिलॉसफी है। फिर एरिस्टोटल आता है। एरिस्टोटल ने कहा कि जो लॉ ऑफ नेचर है, नेचर जो है वो किसी इंसान को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि दो एस्पेक्ट होते हैं एक ह्यूमन के। पहला, ह्यूमन एज अ पार्ट ऑफ क्रिएचर्स ऑफ गॉड, जो भी क्रिएशन गॉड ने की है, ह्यूमन उसका एक पार्ट है। दूसरा कि ह्यूमन जो है वो बाकी की क्रिएशन से कैसे अलग है, ये भी ह्यूमन इंसाइट की बात करता है। क्योंकि ये जो ह्यूमन जो रेस है, होमो सैपियंस की जो रेस है, सिर्फ इसी के पास में इस चीज़ की कैपेबिलिटी है कि वो सोच सके किसी चीज़ के ऊपर में, अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सके, और इसके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि वो गुड और बैड के अंदर में डिफ्रेंशिएट कर सके। तो ये ह्यूमन का दूसरा एस्पेक्ट है। यानी कि इंसाइट एंड रीजन, अपने रीजन, अपने तर्क का इस्तेमाल करके वो किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स को डिसाइड कर सकता है, गुड एंड बैड को डिसाइड कर सकता है। तो ये एरिस्टोटल की फिलॉसफी थी। अब ये जो फिलोसोफर्स थे बेसिकली, इन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमन रीजनिंग के ऊपर में फोकस किया। तो ये तो ग्रीक फिलोसोफर्स थे। अब ग्रीक जो फिलॉसफी थी वो बेसिकली, ये जो कुछ इनके फिलोसोफर्स थे जैसे हेराक्लिटस, सोक्रेटस और एरिस्टोटल, इनकी फिलॉसफी के ऊपर में बेस्ड इन्होंने लॉज दिए थे। लेकिन ये लॉ जो थे वो बहुत ही सब्जेक्टिव नेचर के थे और बहुत ही फिलोसफिकल नेचर के थे। इतने ज़्यादा रीजनेबल और इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल, रीजनेबल तो थे लेकिन इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉज नहीं थे। तो इनके बाद में सबसे पहले जिन्होंने प्रैक्टिकल लॉज दिए, जिन्हें सोसाइटी के अंदर में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सके, वो थे रोमन्स। तो रोमन्स ने एक रिजिड और प्रैक्टिकल लीगल सिस्टम दिया कोड ऑफ जस्टिनियन के नाम पे। कोड ऑफ जस्टिनियन क्या था? एक लीगल बुक थी जिसमें इन्होंने जितने भी टाइप के लॉज होते हैं उन सारे लॉज को 3 हेडिंग्स के अंदर में कवर किया था। पहली हेडिंग जस सिविले, दूसरी हेडिंग जस जेंटियम, और तीसरी हेडिंग थी जस नेचुरली। तो पहले हम बात करेंगे जस सिविले की। जस सिविले, तो जैसे जस का मतलब होता है लॉ और सिविले का मतलब होता है सिविल, यानी डोमेस्टिक। तो जस सिविले वो लॉ था जो रोमन्स ने अपनी सोसाइटी, यानी जो रोम की जो सोसाइटी थी, यानी जो रोम था अपनी कंट्री, उस समय पर रोम जो था उसको ऑब्जर्व किया, उसके सिचुएशंस को
उसके कस्टम को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद जो लॉज उन्होंने बनाए जो कि सिर्फ रोमन पीपल जो थे, रोमन सिटीजन थे, उनके ऊपर एप्लीकेबल थे, उनको बोलते हैं जस्ट सिविले। जैसे कि आज का जो डोमेस्टिक लॉज है, जो लॉज मान लीजिए हमारे डोमेस्टिक लॉज वो हैं जो सिर्फ इंडिया तक सीमित हैं, उसे इंडिया के बाहर हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड, जस्ट जेंटियम। जस्ट जेंटियम यानी कि वो लॉज जो कि रोमन्स ने अलग अलग यूरोपियन सोसाइटी को ऑब्जर्व करके बनाए थे, जो कि रोमन्स के ऊपर भी अप्लाइड थे एज वेल एज जो रोम के बाहर जो सोसाइटी है उन लोगों के ऊपर भी अप्लाइड थे वो लॉज। अब जैसे कि आज का पब्लिक इंटरनेशनल लॉज जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जो लॉज हैं वो लॉज, तो वो लॉज जो हैं वो पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरे मतलब पूरी दुनिया के ऊपर जो भी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं उनके ऊपर अप्लाइड होते हैं। तो उसी तरीके से उस समय पे जस्ट जेंटियम था जो कि रोमन्स एज वेल एज फॉरेन सोसाइटी जो थी उनके ऊपर भी एप्लीकेबल था। थर्ड इज जस्ट नेचुरली यानी कि नेचुरल लॉज। तो रोमन्स ने क्या किया, जब सबको सिटीजनशिप देने लग गए एक्सेप्ट फ्यू कैटेगरीज ऑफ पीपल, कुछ लोगों को जिन्हें वो सिटीजनशिप नहीं दे सकते थे उन लोगों को छोड़कर, तो उन्होंने क्या किया, ये जो सारा लॉ था तो ये सारा लॉ कंपाइल किया। मतलब जो सिविल लॉ था, दूसरा जो पूरी दूसरी सोसाइटी के ऊपर था, और तीसरा जस्ट नेचुरल यानी कि जो भी इनके अलग, यानी जो कि सिविल लॉज में भी नहीं आता था, और ये पब्लिक जो इंटरनेशनल लॉज था उस हिसाब से उस समय का उनके अंदर भी नहीं आता था। तो जो बचा खुचा जो भी रूल रेगुलेशन थे उन सबको एक साथ मिला के जस्ट नेचुरल बनाया, तो उसे वो जस्ट नेचुरली कहते थे, यानी नेचुरल लॉज। यानी हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जस्ट सिविले और जस्ट जेंटियम को छोड़कर जो भी कुछ बच गए थे, सिचुएशंस बच गए थे, उनके ऊपर उन्होंने लॉज बना के उसे जस्ट नेचुरली का नाम दिया। सो थैंक यू। आज के लेक्चर में इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम इसका बाकी सब कुछ डिस्कस करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and follow us on our Instagram. It's Miraki07. Thank you so much for listening.